मैं भैया से पिटा हूँ। अच्छा। उसके बाद मैंने 2-2.5 साल लगभग नौकरी करी थी। तो क्या आप एडवाइस देंगे प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए? प्रीलिम्स के लिए तो मैं ये कहूँगा कि वी मस्ट नो दैट स्टैटिक इज़ द किंग मेकर, ओके। और स्टैटिक से ही प्रीलिम्स निकलता है। अपने ऊपर भरोसा रखें कि जो भी तैयारी है मैं इसी से करूँगा। तो आप कैसे अपना माइंड फ्रेश करते थे? हैविंग अ वाइट बोर्ड इन योर रूम, कि उसमें भी कभी ड्राइंग करके ही देख ली, म्यूज़िक सुन लिया। तो ऐसी कौन सी कला आई वुड से जो इंटरव्यू में मैंडेटरी है? इट्स लाइक सिटिंग ऑन अ चेयर, ये मेरी पर्सनल फिलॉसफी, एंड जस्ट फोकस ऑन निष्काम कर्मा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टपरी टॉकीज विद मी निकिता। यूपीएससी सीएससी 2023 का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन हमने टपरी पे एक भी टॉपर का पॉडकास्ट नहीं डाला। वेरी अनफेयर टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स। लेकिन अब मैं ले आई हूँ टॉपर को, और बहुत ही डिटेल्ड कॉन्वर्जेशन हुई है उनके साथ। बहुत सारी उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बताई है, बहुत ही डीप कॉन्वर्जेशंस हुई है। इट विल बी वेरी 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 अमेजिंग एंड इंफॉर्मेटिव podcast. So we have with us All India Rank 58 Vaibhav Anand ji. Hi Vaibhav ji, welcome to Tapri Talkies. थैंक यू मैम। So कैसा लग रहा है आपको आफ्टर हैविंग All India Rank 58? क्या चेंजेस लग रहे हैं आपको अपनी लाइफ में? मैम अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हूँ कि प्रीलिम्स दोबारा नहीं देना है। Yeah. ये सबसे बड़ी फीलिंग है। और थोड़ा एक प्रेशर भी आ जाता है राइट कंडक्ट और राइट बिहेवियर रखने का सोसाइटी में, क्योंकि पहले जो चीज़ें बड़ी नॉर्मली हम कह सकते थे, अभी अगर कहते हैं तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। तो बस ये सारी चीज़ें लाइफ में चेंजेस आए। So when you preparing for this exam, तो तब आपको जो अब आप फील कर रहे हो द बिहेवियर चेंज, और वैसे भी सोसाइटी में भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं टुवर्ड्स यू, तो ये सारी आपको पता था कि ये प्रिडिक्टेड चेंजेस थे, या दिस इज समथिंग यू आर एक्सपीरियंसिंग वेरी डिफरेंट व्हाट यू एक्सपेक्टेड? मैम देखते तो था कि अच्छा। टॉपर्स वीडियोस देखता था, जो लोग ऑलरेडी सर्विंग ऑफिसर्स हैं उन्हें भी देखता था, पर ये नहीं पता था कि फर्स्ट हैंड इसको एक्सपीरियंस करना कैसा लगता होगा। तो इट इज़ एक्चुअली अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। अभी तो मेरी ट्रेनिंग भी शुरू नहीं हुई, पर फिर भी जब हम समाज में बात करते हैं, चलते हैं, तो हमें ध्यान रखना लगने लगा है कि हमें शब्दों को संभाल के बोलना ज़रूरी है, सही बात कहना ज़रूरी है। So it was your third attempt? Yes, ma'am. Or I think this is the first time when you gave interview? Yes, ma'am. And you cleared that and you got the rank. तो ये rank 58, it was expected? और जब आप रिजल्ट देख रहे थे, क्या दिमाग में आ रहा था कि अंडर 100 आ जाएंगे या रैंक तो आ जाएगी? What were you thinking exactly when you were scrolling, जब वो होली पीडीएफ आप देख रहे थे? मैम मेरे रेनबो ऑफ इमोशंस आते थे। कभी कभी ये लगता था कि मेरे मेंस अच्छे नहीं गए हैं, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, इंटरव्यू भी नहीं कॉल आएगा। अच्छा। फिर इंटरव्यू का कॉल आया, तब ये लगने लगा नहीं मेंस अच्छे गए थे, फाइनल सिलेक्शन शायद ना हो पाए। फिर इंटरव्यू भी दे दिया। फिर मैम कभी एपिसोड्स आते थे, ऐसा लगता था टॉप 10 में आने वाला हूँ। फिर अच्छा। कभी एपिसोड्स आते थे नहीं टॉप 100 हो जाएगा। फिर एपिसोड्स आते थे सिलेक्शन ही मुश्किल है। ये भी होता तो था? सब कुछ होता था। So why, मतलब क्यों होता था? बिकॉज ऑफ द एग्जाम जो आपने दिया, लेकिन जैसे मेंस अब इस बार हो गया, व्हेन यू गेव इंटरव्यू, उस टाइम तो कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर हो जाता है। मैम इंटरव्यू देते वक्त डेफिनेटली ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर चला जाएगा। अच्छा। पर जब इंटरव्यू की कॉल आती है, तब हमें ये महसूस होने लगता है कि इट इज़ इक्वली एन इम्पॉर्टेंट स्टेज, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और फिर जो खुशी होती है इंटरव्यू का कॉल लेटर आने की, वो तो दूर हो जाती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंटरव्यू को ठीक करने की ज़्यादा हो जाती है। तो वो काफ़ी शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस थी, शॉर्ट लिव्ड कॉन्फिडेंस था। फिर दिखने लगता है कि क्या क्या ब्लाइंड स्पॉट्स हैं प्रिपरेशन के, और उसको काम करना है। तो जब आप अपना रिजल्ट देख रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग दैट टाइम? और फैमिली क्या कर रही थी? एंड व्हेन यू सॉ योर रैंक, ज़्यादा नीचे भी आना नहीं पड़ा, रैंक 58, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन एंड फैमिलीज रिएक्शन? मैं तो नम था। आई टोल्ड माई मॉम कि मैं तो मम्मी IAS बन गया, पापा से कह रहा था मैं IAS बन गया, और भैया के पास गया, वो क्लिनिक पे पेशेंट देख रहे थे उस वक्त, तो मैं बार्जन किया उनके चैम्बर में, वरना हम बार्जन नहीं करते, हमें परमिशन लेनी पड़ती है भैया के चैम्बर में जाने से पहले। मैं उस दिन बार्जन कर गया। अच्छा। और मैंने बोला भैया मैं तो IAS बन गया। अब वो ही इज अ डॉक्टर, तो अपने पेशेंट्स के सामने ही वाज अ लिटिल कंटेंट, बोले ओके आई विल टॉक टू यू, आई विल टॉक टू यू। सो यही था मेरा। तो
अच्छा, और फैमिली का क्या रिएक्शन था, पेरेंट्स का? एंड भाई ने फिर अच्छा ठीक है पेशेंट के सामने तो बोल दिया, बाद में क्या आपको बोला? मैम पेरेंट्स You must be very proud, but reaction I would want to know. मैम पेरेंट्स का बताऊं तो दे स्टार्टेड क्राइंग, Of राइट, course. दे स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट, क्योंकि पापा जी भी जो है उनके ऑफिसर्स ही उनके बॉसेस रहे थे, कभी पीसीएस कभी अच्छा। आईएएस ऑफिसर्स, वो डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर रहे पापा। तो उनके सीनियर्स हमेशा आईएएस ऑफिसर्स या पीसीएस ऑफिसर्स होते थे, आईएएस तो कम ही होते थे, पीसीएस होते थे। तो पापा जी को पता था आईएएस तो भाई बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ। मैं ये नहीं कहता कि सबको लगना चाहिए, So यही इंस्पिरेशन तो नहीं थी आपकी? मैम पार्ट ऑफ इंस्पिरेशन थी। वो लाइफ एक्सपीरियंसेस से ग्रो आउट कर गया था मैं इस माइंडसेट से कि यही सब कुछ होता है। भाई का रिएक्शन ऐसा था कि ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द फैक्ट कि लाइफ में कभी एक्साइटेड मत हो। अच्छा। हाँ, तो वो ये कहते हैं कभी दुख में बहुत ज़्यादा दुखी मत हो जाओ और सुख में बहुत ज़्यादा सुख मत हो जाओ। तो उनको मुझे पता है वो अंदर से बहुत एक्साइटेड थे, पर उनका एक्साइटमेंट मेरे एक्साइटमेंट को डबल ना कर दे, तो वो मुझसे हमेशा यही कहते हैं बहुत खुशी के मौके में कि एक्साइटेड मत हो। तो उनका तो यही रिएक्शन था कि भाई ठीक है। उसके बाद उनका एक्साइटमेंट धीरे धीरे निकल रहा था, जब उन्हें रियलाइज हुआ ना हाँ ये ठीक है, तब वो अपना एक्साइटमेंट दिखा रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ। तो सबसे बेस्ट चीज क्या हुई उस टाइम में, जब जब ये सेलिब्रेशन चल रहा था एंड यू गॉट द रैंक और सब रिलीफ आपके अंदर, तो वो रिलीफ वाली फीलिंग होगी ऑफ कोर्स, और वो सेलिब्रेशन चल रहा था, तो व्हाट वाज द बेस्ट टाइम व्हिच यू चेरिश, और जो जिस मोमेंट के लिए यू वर वेटिंग, कैन यू टेल दैट? मैम मैं भगवान हनुमान जी को मानता हूँ, तो मैं कोटद्वार में था जब मैंने पहली बार विश मांगी थी कि भाई मुझे जो है करना है ये काम। तो मैं वो मूर्ति को देख के कहता था कि यार सुन लो मेरी, सुन लो, अगर सच्चाई है तो सुन लो। तो वहाँ पे मैं प्री फेल होके भी गया हूँ, अच्छा। मेंस फेल होके भी गया हूँ, जब स्टार्ट करी थी जर्नी तब भी गया हूँ। तो फाइनली जब अब मैं सेलेक्टेड होके गया तो मैं उस जगह पे बैठ गया बस फ्लोर पे, और मैंने रिलैक्स करके बस देखा कि लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, जा रहे हैं, मैं आराम से बैठा हुआ हूँ। तो वो मेरे लिए बड़ा ही सुखद मोमेंट था कि इस जगह पे मैंने कितनी बार मन्नत मांगी, अब मैं यहाँ पे आराम से बैठा हूँ अपनी चीज लेके, और वहाँ पे मैंने फोटो भी खींची थी अपनी। अच्छा। पापा ने वही न्यूज़पेपर वालों को भी दे दी। So yes, that पर was the most वो भी कनेक्शन ही होता है भगवान से, ऑफ कोर्स हनुमान जी आपके साथ थे पूरी जर्नी में, तो वो कनेक्शन बनाना भी बहुत जरूरी था। एक और बात शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे झंडे वाला मंदिर है, तो वहाँ पे हनुमान जी की भी एक मूर्ति है। तो मेरे हर मेंस के पेपर में वो हनुमान जी की मूर्ति के नीचे से ही रास्ता निकलता था। अच्छा। तो वो भी मेरा एक कनेक्शन बन गया था। रिजल्ट आया वो ट्यूसडे वाले दिन आया था, तो वो भी एक कनेक्शन बन गया था। तो बस ऑल दैट बजरंगबली का आपके ऊपर हाथ था। हाथ है, लाडला हूँ मैं। बिल्कुल। तो स्कूलिंग कैसी थी आपकी, और बचपन में कैसे थे? लाइक मैं अभी आपको पहले भी आपसे बात हुई है मेरी, तो यू आर वेरी मैच्योर, पॉइज्ड। तो बचपन से ही ऐसे थे या फिर बचपन में बहुत शरारतें करी है एंड ओवर द टाइम आपकी पर्सनालिटी ऐसे इवॉल्व हुई है? मैम ये तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स और लड़ाइयाँ और बचपने की गलत हरकतें, ऑल दैट के बच्चों से लड़ लिए, फ्रेंड से लड़ लिए, फ्रेंडशिप अच्छी हुई फिर खराब हुई, ये पूरा एक सोशल प्रोसेस है, हर कोई उससे गुजरता है। मैं भी उसी से गुजरा था और उसका ये रिफाइंड वर्जन कह सकता हूँ। पर बचपन से ऐसा तो आई वाज नॉट अ सुपरमैन। तो बचपन में शरारतें करते थे? बहुत ज्यादा। मम्मी से पिटे हो मतलब? पीटते नहीं थे मेरे पेरेंट्स। अच्छा। हाँ, दे मेड श्योर कि दे नेवर हिट मी। ओके। वो साइकोलॉजिकल डैमेज भी नहीं करते थे, बल्कि डांटते भी नहीं थे वर्बली, वो हमेशा समझाते थे। आई रिकॉल एन इंसिडेंट, इफ यू अलाउ मी आई कैन शेयर दैट। या श्योर। एक बहुत ही मोटी सी आंटी मेरे घर पे आई थी व्हेन आई वाज अ किड। तो वो हमारे सोफे पे बैठी थी एंड आई वेंट देयर एंड आई सेड पापा ये हमारा सोफा तोड़ देंगी, शी इज सो फैट। अब एक नॉर्मल से अगर पेरेंट्स होंगे जो हमारी सोसाइटी में होते हैं, वो या तो थप्पड़ लगा देंगे, उनसे ज्यादा कल्चर्ड होंगे तो बच्चे को वहीं डांट देंगे। पर मेरे पापा उस वक्त भी इतने मैच्योर थे कि उन्होंने ये कहा था कि इसकी बात में लॉजिक है, लेकिन इसके सोशल कंडीशनिंग अभी नहीं हुई है कि यहाँ पे ये बात नहीं कहनी है, वो हम कर देंगे बाद में। सो उन्होंने इतना प्यार से मुझे समझाया था कि वहाँ से एक चीज़ शुरू हो गई थी कि लाइफ में कोई भी गलती अगर कोई करता है, मैं खुद भी अगर कोई गलती करता हूँ, सो डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ। उसका पॉजिटिव नेगेटिव जरा एक बार आराम से देख लो, चीज़ें सुलझ जाएंगी। तो ऐसी पापा जी और मम्मी की परवरिश थी। दैट्स अमेजिंग। लेकिन उस टाइम में भी जैसे आज हम इस टाइप की पेरेंटिंग को आज प्रमोट करते हैं, लेकिन उस टाइम भी वो पेरेंटिंग रखना दैट्स कमेंडेबल, क्योंकि मैं तो बहुत पिटी हूँ। मैं भैया से पिटा हूँ। अच्छा भाई, वो तो जरूरी भी है, वो तो जरूरी हाँ, भी है। वो भी प्यार वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बड़े भाई, मेरे 12 साल बड़े भाई। अच्छा। हाँ,
तो उनसे ना पिटो तो कैसे 12 साल वही तो फिर क्या फायदा छोटे भाई होने का। राइट। बहन से भी पिटा हूँ। अच्छा, हाँ, बहन बड़ी है। वो 8 साल बड़ी है। अच्छा, तो फिर बड़े भी है ना वो। हाँ जी, हाँ। तो छोटे का फिर एक नुकसान भी होता है क्योंकि छोटे को लाड भी ज्यादा मिलता है और बड़े भाई बहनों से फिर चाटे भी मिलते हैं। पर वो मेरे प्रोटेक्टर्स भी रहे हमेशा। वही मैं कह रही हूँ ना, लाड प्यार वो सब कुछ मिलता है। यस। तो ये भी फिर मिलेगा उसके साथ ट्रू। सो आपकी क्वालिफिकेशन और बताइए, आपकी क्वालिफिकेशन कॉलेज कहाँ से किया आपने और कैसा रहा आपका पूरी जर्नी? मैम जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर 62 में कॉलेज है। वहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करी थी। 2017 में वो पूरी हो गई थी। Okay. उसके बाद मैंने 2.5 साल लगभग नौकरी करी थी हम मुंबई में जाके। एक कंपनी है जाइकस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा। तो वहाँ पे मेरा सेल्स का रोल था, सेल्स कम मार्केटिंग, इट वाज अ टेक्नो कमर्शियल रोल। फिर उसके बाद मैंने जॉब क्विट करी थी और यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करी। तो जब आप ये जॉब के लिए गए थे तो देन यू वर नॉट डिसाइडेड कि मुझे यूपीएससी करना है या सिविल सर्विसेज का एग्जाम है? यही शायद मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। अच्छा। सो व्हेन एग्जैक्टली यू डिसाइडेड कि मुझे ये प्रिपेयर करना है फॉर दिस एग्जाम? मैम मैं जब उस जॉब में था सो आई एक्सपीरियंस द बेस्ट व्हाट दिस सोसाइटी कुड ऑफर। ओके। तो वो एक माइक्रोकॉज्म था जो कि भले ही मैं मुंबई में था लेकिन मेरे एक्सपीरियंसेस सारे एक डेवलप्ड कंट्री के बेस्ट एक्सपीरियंसेस जैसे होने लगे थे, क्योंकि हमारा एक क्लोज एनवायरनमेंट था जिसमें बहुत ही हाईली पेड इंडिविजुअल्स आसपास घूम रहे हैं, उनकी लग्जूरियस कार्स भी हैं, उनका लाइफस्टाइल भी वैसा है। सो हम सोसाइटी से बिल्कुल डिसोसिएट हो जाते थे उस शीशे के एनवायरनमेंट में। लेकिन वहाँ पे भी जब मैं क्लास 4 जो बोलते हैं, आई डोंट बिलीव इन दीज क्लासेस, पर जैसे वहाँ पे अगर पियोन साहब आ रहे हैं या फिर कोई सफाई करने आ रहा है तो उनसे मेरी बातचीत होनी थोड़ी बढ़ गई। और वो इसलिए बढ़ गई, ऑल ऑफ देम वर फ्रॉम यूपी एंड बिहार इन महाराष्ट्र, एंड दे ऑल्सो टोल्ड मी अबाउट रीजनलिज्म इन महाराष्ट्र, हाउ दे आर द भैया लोग्स एंड ऑल दैट। एक बार उसने इनमें से किसी एक ने ये भी कहा था कि मुझे अपने बेटे को आपके जैसा बनाना है। अच्छा। सो ऐसे कई सारे कन्वर्सेशंस हुए थे जिन कन्वर्सेशन से मेरे को ये लगने लगा था कि पैसा कमाना सबकी नीड है, सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, एक ठीक ठाक घर में रहना, सोशल प्रेस्टीज सबकी नीड है। लेकिन अगर उसके ऊपर आप ऐसा काम करते हो जिसको आप एंजॉय करने लगो, आपको कोई ऐसा पर्पस दिख जाए, किसी को किसी भी काम में दिख सकता है, तो मजा आ जाएगा लाइफ। तो मेरे को ये लगा कि अगर मैं सोसाइटी के मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए कुछ कर सकता हूँ, एंड नॉट जस्ट इन यूपी, एनीवेयर इन इंडिया जहाँ भी मेरी पोस्टिंग हो, तो उसमें मुझे काम में एक कन्विक्शन फील होने लगेगा और मैं शायद 30-32 साल नौकरी को नौकरी ना समझ के पैशन समझ के कर पाऊंगा। सो इस लकी स्टेट में पहुंचने के लिए मैंने यूपीएससी के एग्जाम को दिया था। तो ये तो रिस्की हो गया लाइफ में कि आपने एक स्टेबल जॉब क्विट करके, एंड बिकॉज दिस एग्जाम इज वेरी अनस्टेबल, तो आपको वो दिमाग में नहीं आया कि अगर नहीं हुआ तो, या फैमिली प्रेशर कि बेटा सही जॉब तो चल रही है, सो व्हाई टू क्विट दिस एंड अपीयर फॉर दिस अनस्टेबल एग्जाम? मैम जब मेरी जॉब चल रही थी तब मैं कैट की तैयारी करता था। तो उसमें मेरा रिजल्ट ठीक आ गया था और एक ठीक ठाक कॉलेज मुझे मिल गया था। विच कॉलेज और नॉट कॉलेज वो दूसरी बात है, पर अच्छा, बहुत अच्छा कॉलेज था, तो उससे मेरे पैकेज आसानी से 30+ चला जाता। तो तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो पैसे को हम ओवर एस्टिमेट करते हैं बचपन से, वो बहुत आसानी से मिल सकता है अगर हम शांति से उसके पीछे तैयारी करें तो मेरा वो जो अट्रैक्शन था मनी की तरफ, वो पूरी तरह डेड हो गया, आज भी डेड है। अच्छा। तो मैं और चीज़ों को परस्यू करने लगा। ठीक है, एक मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स भी होती है, साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं, तो उसमें लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ चुका था, और ये जो कैलकुलेशंस होती हैं सोशल के, फेल हो गए तो क्या होगा, पास हो गए तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इनसे ऊपर उठ गया था। ऐसा नहीं है कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन टेंशन नहीं हुई, बिल्कुल हुई, अप्स एंड डाउन्स आए, फेलियर्स आए, ये भी लगता था क्या कर लिया ये, लेकिन व्हाइल आई वाज टेकिंग दैट डिसीजन एंड फॉर द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ माय जर्नी दिस वाज नॉट अ कंसर्न फॉर मी। एंड फैमिली? मैम उसमें फिर भाई का एक बहुत बड़ा एहसान है कि ही इज अ वेल अर्निंग डॉक्टर, तो कभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। मुझे कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर ले लूँ, मुझे सिर्फ यूपीआई का वो जो बार कोड होता है, वो क्यूआर कोड भाई को भेजना होता है, वो एफर्ट नहीं लगाता। अब मैं एसी बदलना चाहता हूँ अपने रूम का तो वो बदल सकता हूँ, मुझे एक लैपटॉप चाहिए तो लैपटॉप, अभी फ़ोन रखा है आईफोन, मैंने तो नहीं लिया, भाई ने लिया, तो ये थोड़ा मुझे एडवांटेज है छोटा होने की वजह से। तो भाई का सपोर्ट बहुत ज़्यादा, भाई का भी पापा का भी, दोनों ही अर्निंग है। तो अगर मानो कि कोई अभी है
जब स्टेबल जॉब पे है लेकिन उनको इस एग्जाम की तैयारी जी, करनी है और वो इसी सिचुएशन में है जैसे जी, आप जी, थे, जी। लेकिन आपके पास जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी थी, जी। लेकिन अगर किसी के पास ना हो तो उसको ये रिस्क लेना चाहिए, या क्या ऐसी कोई चेकलिस्ट है जी, जी। जो अपने अंदर झांके और देखे कि हाँ यू कैन डू इट एंड यू कैन टेक दैट रिस्क? जी, क्योंकि जी। कई बार ना हम जोश में आके भी सही। ये डिसीजन ले लेते हैं, फिर वो बाद में गलत हो जाता है, नहीं होता सिलेक्शन, एंड फिर वो जॉब पे भी आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना जी, है। जी, जी। तो क्या आप कहेंगे इसमें, क्या सजेस्ट करेंगे एस्पिरेंट्स को? मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो एस्पिरेंट्स हैं जो जॉब अक्सर छोड़ते हैं, मैं ये कहूँगा कि आप जॉब मत छोड़ो, लेकिन Okay. जॉब के साथ एसोसिएटेड जो जॉब रिलेटेड प्रेशर्स हैं उनको छोड़ दो। Okay. फॉर एग्जाम्पल आप सेविंग्स करने के चक्कर में मत रहो, आप जॉब में बहुत ज़्यादा एक्सेल करने के लिए ओवर टाइम करने के चक्कर में मत रहो, आप उस जॉब को रखो। आप सेविंग्स ना करने की बजाय आप अपनी लग्जरी पे थोड़ा खर्च करो, आप जिम ज्वाइन करो, ठीक है, आप अपने आप को पैम्पर करो। अगर आपको बॉडी में कहीं पेन है तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर मसाज, गो फॉर स्पा, गेट अ गुड हेयर कट और गेट अ गुड रूम ऑल्सो, जिसमें आपको किसी रूममेट के साथ शेयर ना करना पड़े। अच्छा टेबल, अच्छा चेयर, अच्छा लैपटॉप लो और ऑनलाइन कोचिंग शुरू कर दो जॉब के साथ साथ। आप वीकेंड पार्टीज को स्किप करोगे, इनफ टाइम मिल जाएगा आपको जॉब करते करते। दिस इज समथिंग दैट आई वुड हैव टोल्ड माई सेल्फ इफ आई तो न्यू क्विट दिस। करने की जरूरत नहीं? नहीं मैम, और बहुत लेटर स्टेज में, एडवांस स्टेज में हो सकता है कि आपको Okay. क्विट करने की जरूरत लगे, कि आपको लगे कि यार मैंने ऑलरेडी सब पढ़ लिया है, प्रीलिम्स इज अप्रोचिंग और मेरा जो मैनेजर है वो मेरे को 1 महीने की छुट्टी नहीं दे रहा, सबैटिकल नहीं दे रहा, आई विल क्विट। ऐसी एडवांस स्टेज पे आप कर सकते हो, लेकिन इस एडवांस स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत सारे सस्टेन्ड एफर्ट्स चाहिए, जिसके लिए जॉब क्विट ना करना कोई मैंडेटरी प्री रिक्विजिट नहीं है, ऐसा मुझे अब लगता है ये जर्नी Okay. पूरी करने के बाद। सो हाउ वाज योर प्रिपरेशन? कैसे आपने तैयारी की? तीनों इतने डिफरेंट स्टेजेस हैं, तो कैसी तैयारी रही आपकी? तैयारी कम्प्लीटली मैम ऑनलाइन थी। Okay. मैं कोई ऑफलाइन कोचिंग कभी नहीं कुछ करी। भी ऑफलाइन आपने कुछ भी नहीं किया? नहीं मैम, कभी नो नहीं। फाउंडेशन कोर्स? फाउंडेशन कोर्स किया पर ऑनलाइन किया। ऑफलाइन नहीं, मतलब वही? हाँ हाँ जी, ऑनलाइन किया। ओके, सो बताइए कैसे टेस्ट रही? सीरीज भी ऑनलाइन थी, मैं लिखता था, फोटो खींच के दे देता था। तो आप वो ओआरएन वाले नहीं हो कि नहीं। ओआरएन में आए हो? नोट्स वगैरह के लिए तो आए होंगे? नहीं मैम, कभी नहीं। अच्छा। नोट्स भी खुद ही बनाए, सब कुछ ऑनलाइन वैसे भी अवेलेबल है, अगर Okay. हेल्प चाहिए तो। मैं कभी यहाँ पे आया नहीं, बस पहले दिन आया था अपनी प्रिपरेशन के, जब यहाँ पे मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी थी तो पहली बार देखने आया था, मिलने आया था, पर देन आई रियलाइज कि भाई ऑनलाइन सब कुछ किया जा सकता है, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। तो ऑनलाइन की अगर बात करें तो ऑनलाइन में जैसे होता है ना कि ऑफलाइन जो यहाँ पे आते हैं, ओआरएन में आते हैं स्पेशली, उनको फोमो होता है कि यार कुछ रह ना जाए, और ग्रुप स्टडी करेंगे और पता नहीं चलता कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो आपको वो वाली फीलिंग नहीं है कि मेरा कुछ छूट ना जाए और बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? मैम मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हो गया था कि ओआरएन में ना रह के एक एडवांटेज है कि मैं नॉइज से दूर रहूँगा, ओके। क्योंकि नॉइज ज़्यादा है। साउंड तो बहुत सिंपल है, पीवाईक्यू और आपका यूपीएससी का सिलेबस, ये साउंड है, बाकी सब नॉइज है। ओके। तो हम जब ऑनलाइन करते हैं तो डेफिनेटली एक एडेड एडवांटेज होता है कि हम फालतू के प्रेशर से अक्सर बच जाते हैं। सो आई टुक इट पॉजिटिवली। तो घर में ही थे आप? जी जी जी, घर में ही तैयारी की? मेरा रूम। ओके, तो फिर जब हम अकेले यहाँ पे, तो क्योंकि ओआरएन में तो क्या होता है कि हम दोस्तों के साथ बात कर ली, कुछ डिस्कस कर लिया, तो आप पूरा दिन पढ़ते रहते थे, तो आप कैसे अपना माइंड फ्रेश करते थे? मैम मेरे छत पे हमने एक गार्डन सा बनाया हुआ है, सो उसमें मेडिटेट करना, वहाँ पे खेलना। घर के पास एक क्लब है तो वहाँ बैडमिंटन खेल लिया, पार्क है वहाँ पे जॉब कर लिया, और पढ़ाई को भी इंटरेस्टिंग ऐसे बना लिया कि यूजिंग डिफरेंट पेपर्स, डिफरेंट पेन्स, हैविंग अ वाइट बोर्ड इन योर रूम, कि उसमें भी कभी ड्राइंग करके ही देख ली, म्यूजिक सुन लिया। ओके। और अगर पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो मम्मी पापा को रूम में बिठाया और जो भी पढ़ रहे थे उनको पढ़ा दिया। अच्छा। तो एक एंटरटेनमेंट भी हो जाता था, वो भी गपशप भी कर लेते थे बीच बीच में। ये दिस इज रियली वेरी गुड आइडिया। कि नेपोलियन की बात चल रही है, अच्छा। और उसमें नेपोलियन का फोटो पापा को दिखा दिया, पापा कह रहे हैं तो मेरे तेरा खड़ा होता है, तो एक मजाक भी हो गया और डिस्कशन भी हो गया, पढ़ाई भी हो गई। दैट्स स्वीट। तो फिर जब भी आपको चलो ये वाला तो कॉन्वर्जेशन पेरेंट्स के साथ हो गया, लेकिन कभी ऐसा लगता था कि यार यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, या फिर देखते हैं और एस्पिरेंट क्या कर रहे हैं, कभी ऐसा आया नहीं? कभी आपने कोशिश नहीं करी कि किसी और एस्पिरेंट से बात करने की? मैम यू आर राइट, होता है डेफिनेटली लगता है, पर ऑनलाइन भी अब इतने सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं ओके। और
ऑनलाइन जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो ना अपनी कोचिंग में, तो टीचर आपको सीरियसली लेने लगता है, वेदर यू आर ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो मेरे सारे टीचर्स मुझे सीरियसली लेने लगे थे आफ्टर फ्यू इनिशियल टेस्ट। उन्हें पता था इसमें पोटेंशियल है, तो मेरी क्वेरीज रिस्पॉन्ड करी जाती थी विद इन 2 days 3 days। मेरी कॉपीज चेक होती थी, इंडिविजुअल अटेंशन मुझे मिलती थी। तो इस सब के बाद इट डिड नॉट रियली मैटर कि मैं कहाँ हूँ। तो क्या आप एडवाइस देंगे प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए जो तैयारी कर रहे हैं? मैम प्रीलिम्स के लिए तो मैं ये कहूँगा कि वी मस्ट नो दैट स्टैटिक इज़ द किंग मेकर। ओके। और स्टैटिक से ही प्रीलिम्स निकलता है। अगर हमें पता है कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में क्या फ़र्क है, वो बैंक रेट से कैसे अलग है, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट क्या होता है, MCLR, तो ये बेसिक्स हैं। हम क्या करते हैं कि इन बेसिक्स को बार बार रिवाइज नहीं करते और करंट अफेयर में कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। आपको बेसिक्स को बार बार रिवाइज करना है, चाहे वो कितने भी सिंपल हों, और उसके बाद आपको करंट अफेयर्स पे आगे बढ़ना है। और करंट अफेयर्स को सफिशिएंटली किसी एक सोर्स से बार बार रिवाइज करके अपनी प्रिपरेशन में एक स्टेबल स्टेट पे आना है। सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट लगाने हैं, एटलीस्ट 14-13, एंड यू आर गुड टू गो। और उसके बाद एंग्जाइटी मैनेजमेंट इज अ बिग रोल, हैज अ बिग रोल टू प्ले ऑन प्रीलिम्स डे। मतलब ये तो मुझे लगता है कि हर स्टेज में है, यू नो। मैम प्री में ज़्यादा है और इंटरव्यू में भी है ये। मेंस में एक्चुअली क्या होता है कि इवन इफ यू आर एंग्शियस, एक दो आंसर लिखने के बाद यू गेट इनटू द ग्रुप, फिर आपको लगता है बस आंसर ही लिख रहे हैं आप। हर किसी को यही लगता है उसका मेंस अच्छा हुआ है, उसका रीज़न यही है कि वो एंग्शियस नहीं थे, राइट। तो आपके लिए क्या टफ स्टेज थी तीनों में? मैम प्रीलिम्स टफ था। ओके। हाँ, आपने तो दोनों बार क्लियर किया, राइट? मैम 2 बार किया, 1 बार नहीं किया। अच्छा, हाँ। और जिस बार नहीं किया वो तब किया जब पिछली बार अच्छी रेंज से कट ऑफ क्लियर करी थी। 12 मार्क्स से ज़्यादा ही लीड थी फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री में, और दूसरे अटेम्प्ट में 0.6 मार्क्स से रह गया। तो मुझे प्री कितना अनप्रिडिक्टेबल है वो महसूस हो गया था। ओके। थर्ड अटेम्प्ट में हो गया। लेकिन फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकालना, इट्स अ बिग थिंग। हाँ मैम, पढ़े जा रहा था एग्जैक्टली। मैंने तभी ये आइडेंटिफाई किया कि प्रीलिम्स इज अबाउट स्टैटिक। ओके। मेरा करंट तब भी पूरे नहीं हुए थे, पर मेरा स्टैटिक पे बहुत मैंने मेहनत कर ली थी। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट को ऐसे ही मत दीजिए कि हाँ दे रहे हैं, आप उसको जी जान लगा के दीजिए। मैं अपने माइंड में भी नहीं सोचता था कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट से ज़्यादा लगेगा। मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज़ रहती थी कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लूँगा। तो उसने मुझे हुआ नहीं, मेरी किस्मत में थर्ड अटेम्प्ट में लिखा था, लेकिन उसने मेरे को एक बहुत अच्छी पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया कि मेरे बेसिक्स तो क्लियर हैं। आई ऑलवेज न्यू सिंस माई फर्स्ट अटेम्प्ट कि मानसून इंडिया में कैसे आता है, रिट्रीवल मानसून कहाँ बारिश करता है, हिमालयाज कैसे बने थे, इकोनॉमी के बेसिक्स क्या हैं, मुझे पहले अटेम्प्ट से पता है। तो उसके बाद फिर थोड़े बहुत चेंजेस ही रह गए थे तैयारी में कर। तो अभी 16 मई को प्रीलिम्स है जी, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? मैम आई होप बच्चों की जो भी तैयारी है इस वक्त तक उसमें वो कंटेंट रहें, अपने ऊपर भरोसा रखें कि जो भी तैयारी है मैं इसी से करूँगा, राइट। हमारे पास पेन है तो हम पेन से पेंटिंग बना के आएंगे, पेंसिल है तो पेंसिल से बना के आएंगे, और वाटर कलर्स है तो वाटर कलर्स। हमारी जो भी तैयारी है हम पेंटिंग अच्छी बना के आएंगे। तो ये एटीट्यूड रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी अगर ये आ गया फोमो कि ये छूट जाएगा, वो मैम वो फिर डिजास्टर्स है, वो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। और प्रीलिम्स वाले दिन हमें रिलैक्स रहना है। मतलब मैंने कहीं सुना था ये कि पेपर देने से पहले आप उसका पूरा ध्यान दीजिए, उसके बाद पेपर को फाड़ दीजिए, वो मैटर नहीं करता। उल्टा करना है प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स के एक दिन पहले अपने आप पे पॉज लगा दीजिए। जैसे मैंने जो है प्रीलिम्स के दिन से पहले वाली जो रात थी उसमें 9 बजे रात के छोड़ दिया सब, कुछ नहीं, कुछ रिवीजन, जो भी होगा देखा जाएगा। अच्छा। हालांकि मुझे पूरी रात नींद नहीं आ पाई थी, इट वॉज अ वेरी डार्क नाइट ऑफ माई लाइफ, और मैं परेशान भी हो गया था। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ जाग रहे थे, दे वर ट्राइंग टू मेक मी स्लीप, मैं सो ही नहीं पाया। 15-20 मिनट की नींद लेके प्रीलिम्स देने गया था। मैं चाहता हूँ कि ये बच्चों के साथ ना हो। उसका एक श्योर शॉर्ट रेसिपी है कि 9 बजे बंद कर दो, कॉफ़ी वगैरह मत पी लेना 9 बजे। थका लो खुद को प्रीलिम्स से एक दिन पहले इतना कि 9 बजे नींद आ जाए। अगर आप नाइट आउल हो तो मत सो 1-2 रात पहले, इतना थक जाओ कि प्रीलिम्स से पहले वाली रात में 9 बजे 8 बजे नींद आ जाए। वो ही आपको बहुत अच्छी पोजीशन में रख देगा, क्योंकि जब सो के उठते हैं तो हमारा माइंड भी अलग होता है, रिलैक्स होता है, दुनिया भी थोड़ी ब्लूइश दिखती है ना, आंखें भी ठंडी होती हैं। स्नूकर खेलने वाले भी कहते हैं कि आप सो के जब स्नूकर खेलते हो तो शॉट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। प्रीलिम्स इज ऑल्सो लाइक दैट। तो थक लो, कितना भी थकना है थक लो, नाइट आउल हो थक लो, पर प्रीलिम्स से पहले सोना जरूरी है। That's really important. आपका इंटरव्यू कैसा गया था?
मैम इंटरव्यू अच्छा था अच्छा। और सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा था। इनफैक्ट मैं जब इंटरव्यू दे के बाहर आया था तब मैंने पापा से कहा था अब तो कोई रोक ही नहीं सकता। अच्छा। हाँ, वो उस वक्त की मेरी सोच थी। हालांकि उसके बाद मैं जब घर पे था तो मैं रिविजिट करता था, मैंने ये क्या कह दिया, वो क्या कह दिया। ये चीजें तो फिर दिमाग में जी ना मैम, चलती रहती जी है। जी, पर अच्छा था इंटरव्यू। ओके। तो इंटरव्यू में सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा अपना, या फिर सबसे लो पार्ट क्या लगा कि नहीं यार यहाँ मज़े नहीं आए? मैम इंटरव्यू में सबसे अच्छी बात ये लगी कि आई विल टेल यू अ हाई नोट ऑफ हाँ, माय हाँ। इंटरव्यू। तो उसमें मैम ने मेरे से पूछा था, सुमन शर्मा मैम ने, Okay. कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जीआई टैग, इंडिया में जीआई टैग्स का नंबर क्या है, अच्छा। कितने जीआई टैग्स हैं इंडिया में टोटल। मुझे आंसर नहीं पता था। तो मैंने मैम से कहा मैम आई डोंट नो, बट इफ़ यू अलाउ मी आई कैन टेल यू माई थॉट प्रोसेस अबाउट दिस क्वेश्चन। सो शी सेड यस, गो अहेड। When she gave me that permission, I took best advantage of it and I said, ma'am, Moradabad's GI tag is roughly around 206 and it's a fairly old GI tag. So till now I'm expecting the GI tag number should be around 500 and it is actually the case. So I did not know the right answer, but my approach towards the question was right. Because if I look at it that only when I will know the right answer I will say, then probably I could have not answered any question because every question was factual. But if I can tell them my thought process, then I think that gives them an idea that I am worthy enough to get this job that I want to do. और लो पॉइंट? मैम लो पॉइंट एज सच इंटरव्यू में था नहीं मेरे। नर्वस नहीं हुए एक बार भी ऐसे? मैम मैंने बहुत सीरियसली नहीं लिया था इंटरव्यू Okay. और लो पॉइंट मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरे जो एक सर थे उन्होंने ये पूछा था कि बताइए ड्रोन स्वॉर्म्स, अच्छा। जैसे इंसेक्ट्स का स्वॉर्म होता है ना, वैसे ही ड्रोन का स्वॉर्म। उस क्वेश्चन में उन्होंने कहा था नो यू आर थिंकिंग रॉन्ग। ओके। सो मैंने बोला कि सर थैंक यू, आई विल डेफिनेटली रीड मोर अबाउट इट, इट्स एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, आई विल एक्सप्लोर। तो ये एक नो था, ये एक लो पॉइंट था मेरी इंटरव्यू में। पर उन्होंने बोला ओके वैभव, सिंस यू आर वीक इन दिस आई विल आस्क समथिंग एल्स। सो when he said that okay you are weak in this, I will ask something else, in that also I said thank you sir. Okay. I said thank you. You are giving me an option, you are giving me a question that I might know. I thank you for this gesture because there I am not for my knowledge, I am for my personality. And I wanted to convey this, that even when you are saying that I don't know this, I will not be offended because I am a human, I will know certain things, I will not know certain things. So I thanked him that okay you are giving me questions that I might know as per you. That's it. तो मॉक इंटरव्यू कितने दिए थे आपने? Ma'am, I gave only 2 offline mock interviews and around 6 online mock interviews. ओके। Yes. यार बहुत सारे टॉपर्स तो बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज देते हैं, आपने जस्ट 2 ऑफलाइन। मैम मैंने कॉन्फिडेंट थे आप? नहीं कॉन्फिडेंट नहीं था एक्चुअली। मुझे ये पता चल गया था बिकॉज आई वॉज इन अ सेल्स रोल। ओके। तो मुझे ये पता था कि मैं बोलने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। नॉलेज में मेरी गैप हो सकता है, ओके। तो मैं नॉलेज पे ही फोकस करने लगा। बिकॉज हम कितना भी पढ़ लें, अभी आप मुझे प्रीलिम्स 16 जून को है देने के लिए बैठ, मैं फेल हो जाऊंगा। तो इसलिए क्योंकि हम नॉलेज को पीक करते हैं एग्जाम के टाइम पे, मेंस या इंटरव्यू या प्रीलिम्स के टाइम पे वी पीक आर नॉलेज। वो जो पीक है नॉलेज की वो सस्टेनेबल नहीं होती, उससे गिरना ही है। वो हम उस पीक को लेके ज़िंदगी भर नहीं जी सकते, वो बहुत आर्टिफिशियल पीक होती है। रिवीजन, एक्स्ट्रा रिवीजन, मॉक्स, पता नहीं क्या क्या करके उस पीक पे पहुंचते हैं। तो यही था कि इंटरव्यू में मुझे वो पीक महसूस नहीं हो रही थी अपनी, कि भाई मैं मेंस जितना भी पढ़ा था वो मुझे अभी रिवाइज नहीं है, और मेंस में जितना मैं एक्सपर्ट था उतना तो एटलीस्ट हूँ, उसके आगे फिर इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। तो मुझे अपनी वो पीक नहीं मिल रही थी, तो इस वजह से आई वॉज अ लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट एंड आई वॉज फोकसिंग ऑन नॉलेज। मुझे पता था कॉन्फिडेंस में दिक्कत नहीं आएगी, नॉलेज से पीक आएगी, उस पर फोकस करते। तो नॉलेज वो कहाँ से, आप कौन से रिसोर्सेज पढ़ रहे थे? वही जो तैयारी की है उसी को रिवीजन कर रहे थे या सम अदर रिसोर्सेज? मैं उसी को रिवाइज कर। अच्छा। और साथ में बस जो इंटरव्यू के लिए हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग कर देना है। जैसे मैम अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताइए अभी जो ईरान में बॉम्ब गिरा था ये किसने गिराया था, वॉज इट पाकिस्तान? एंड पाकिस्तान ने अगर अटैक किया था तो ईरान के एलिगेशंस लगा रहा है, और अगर उसमें किसी मिस्टर सोलेमानी का क्वेश्चन उठ रहा है तो what role did that person had in the wider West Asia? Was he collaborating with other countries for some particular cause? So जैसे आप और हम बैठ के बात कर रहे हैं वैसे बातचीत वहाँ पे होगी। इट्स नॉट अ डेड एंड क्वेश्चन। प्री में डेड एंड आता है, मेंस में डेड एंड आता है, पर इंटरव्यू में इट्स ऑलवेज अ कन्वर्सेशन। तो हमें किसी भी टॉपिक को कन्वर्सेशन के ही रेस्पेक्ट से पढ़ना है।
कि इसमें ये सवाल पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, तो हम उसी तरह से उसको प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसी कौन सी कला आई वुड से जो इंटरव्यू में मैंडेटरी है, मतलब जो हमें आनी चाहिए टू क्वेश्चंस लेना या फिर स्टेबल माइंड रखना, क्या मतलब क्या इंपॉर्टेंट है उस टाइम? मैम आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इंटरव्यू में ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इट्स लाइक सिटिंग ऑन अ चेयर। ये मेरी पर्सनल फिलॉसफी है। हम जब चेयर पे बैठते हैं तो वी लुक अवे फ्रॉम इट। राइट नाउ ऑल्सो वी आर सिटिंग कंफर्टेबली ऑन दिस चेयर बिकॉज वी आर नॉट लुकिंग एट इट। इफ वी लुक एट अ चेयर एंड ट्राई टू सिट, वील fall on our faces, right? Interview का भी ऐसा ही है. We know that it is important aspect of our life. We know that it's a make or break situation. But then too, if you are able to ignore it and just focus on, nishkam karma, you focus on what is required of you and don't be over passionate कि okay today I am in Dholpur house and all that. Don't pressurize yourself, don't be like that, okay today I'm wearing this suit and tie, I'm just there, I'm smelling the grass on the other side. Don't feel that. Be relaxed. It will put you in the best situation to crack it. And once I gave that interview, I clicked a lot of pictures. But before I was giving interview and did not click any picture, I told my family that you cannot wish me all the best or best of luck. अच्छा. You cannot call me. You cannot tell me that okay I'm looking very great and all that. Let me just go as if it is nothing for me. Let me converse with them as if I'm talking to my family, respected elders I'm talking to. Let me come out of it, then I will show you my excitement. And my excitement was very high once I gave the interview. तो उसके बाद फोटो लिया आपने? हाँ जी लिया। अच्छा। उसके बाद भी। ओके। सो मेंस आंसर राइटिंग, उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी? मैम वहाँ पे भी मैंने सिर्फ 2 फुल लेंथ टेस्ट लिखे थे। अच्छा। GS के, which is very less. लोग पूरी टेस्ट सीरीज लगाते हैं। वही। राइट। लेकिन मैम उसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना है, फॉर एग्जाम्पल इवन इफ यू सी माई फिंगर्स राइट नाउ, यहाँ पे एक बल्ज है। ये बल्ज इसलिए है क्योंकि वो आंसर राइटिंग से अभी तक स्किन जो है नॉर्मलाइज नहीं हुई। तो मैंने टेस्ट भले ही कम लिखे पर आंसर राइटिंग बहुत थी। वो कैसे थी? क्वेश्चन सामने है, एक रफ A4 साइज शीट मेरे हाथ में, अब मेरे हाथ में पेन है, अब मैं इसका इंट्रो बना रहा हूँ देख कर रैपिड फायर, और पूरा नहीं लिख रहा, सिर्फ ऐसे ही ट्रैवल कर रहा हूँ। और इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें क्या मैं अपना वो डायग्राम डालूंगा, क्या फ्लो चार्ट डालूंगा, इसको कंक्लूड कैसे करूँगा, कौन संविधान का कौन सा आर्टिकल इसमें मैं लिख सकता हूँ, कौन सी रिपोर्ट मैं इसमें लिख सकता हूँ। अगर मैंने वो रफ ब्लूप्रिंट बना लिया और आई एम सेटिस्फाइड विद इट, तो मेरी आंसर राइटिंग हो गई उस क्वेश्चन, डन। लेकिन बस अपनी फिजियोलॉजी को ये आदत डलवानी पड़ती है कि आपको 3 घंटे जब लिखना होगा तो कैसे लिखोगे। उसके लिए मैंने ऑप्शनल के बहुत सारे टेस्ट लिखे थे, उसमें शायद 10 टेस्ट हो गए, सोशियोलॉजी। अच्छा। उसमें लगभग 10 टेस्ट हो गए थे जो 3-3 घंटे बैठ के लिखे थे। तो उससे फिजियोलॉजी को आदत हो गई, छाला पड़ता है ना। तो ये सब भी पता होना चाहिए कि भाई आंसर लिख के छाले पड़ जाएंगे। और वैसे ही जो GS है उसमें भी मैंने 2 टेस्ट लिख लिए, तो पता था कि टाइमली कंप्लीट कर पा रहा हूँ। तो फिर जब आप ये आंसर राइटिंग करते थे तो क्या स्ट्रैटेजी थी कि किस तरह से कौन से पॉइंट आप अपने आंसर्स में डालेंगे? एक हर टॉपर की एक स्ट्रैटेजी होती है ना राइटिंग में, जी। वो शेयर करेंगे तो? मैम मेरी सिंपली ये थी कि क्वेश्चन जो है उसको हमें तोड़ना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैम अगर इस क्वेश्चन में पूछा है टू व्हाट एक्सटेंट द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव बीन सक्सेसफुल इन इंडिया, तो अगर क्वेश्चन पूछा है कि टू व्हाट एक्सटेंट, राइट, तो इसका मतलब ये है कि टू व्हाट एक्सटेंट मतलब कि कुछ एक्सटेंट तक वो सक्सेसफुल हैं, कुछ एक्सटेंट के बाद वो फेल भी करें, देयर इज सम इम्प्रूवमेंट। तो ये एक नॉर्मल इंग्लिश का शब्द नहीं है टू व्हाट एक्सटेंट। वी शुड नो दैट वी हैव टू टेल देम एग्जैक्टली कि इस एक्सटेंट तक सक्सेसफुल है, उसके आगे नहीं है। तो ये एक सिंपल इंग्लिश की लाइन को हमें तोड़ना आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए अगर डिस्कस लिखा है तो 50-50 डिस्कस करना है, क्रिटिकली एनालाइज लिखा है तो आपको क्रिटिकल पॉइंट ज़्यादा लिखना है। इस तरह से क्वेश्चंस को तोड़ना आना चाहिए। कुछ फ्रेमवर्क्स दिमाग में होने चाहिए मेंटल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पूरे सिलेबस को ही दिमाग में ऐसे रख लें तो हम क्या हिस्टोरिकल एंगल दे सकते हैं, GS 1 से शुरू कर रहा हूँ, क्या हिस्टोरिकल एंगल दे सकते हैं, क्या उसके बाद जोग्राफिकल एंगल दे सकते हैं, क्या सोसाइटल एंगल दे सकते हैं, क्या उसके बाद GS 2 पे आ जाइए, क्या पॉलिटी का एंगल दे सकते हैं, क्या गवर्नेंस का एंगल दे सकते हैं, कुछ इंटरनेशनल एंगल है क्या, फिर आ जाइए GS 3 पे, क्या कोई इकोनॉमिक एंगल है, कोई एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट है, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डायमेंशन बन सकता है क्या, कुछ इंटरनल सिक्योरिटी का बन सकता है क्या, कोई एथिकल एंगल है इस क्वेश्चन का। इसी से इतनी सारी डायमेंशन बन गई सिर्फ सिलेबस को ही लेके। फिर कुछ और भी मेरे तरीके होते थे, जैसे C पर्क CT, C इज कल्चर, P इज पॉलिटी, E इज इकोनॉमी, ऐसे करके भी हम चलते। अच्छा। तो ऐसे डायमेंशंस टूट जाते हैं। दैट्स अमेजिंग।
सो व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स जो एस्पिरेंट्स ज़्यादातर करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम? मैम मिस्टेक्स अलग अलग हैं तीनों स्टेजेस की। प्री की मेन स्टेज ये है कि करंट अफेयर्स में एंटेंगल हो जाना, नंबर अच्छा। 1। करंट अफेयर्स के सोर्स को मल्टीपल कर देना, नंबर 2। Okay. 3 हमेशा फोमो में रहना, फियर ऑफ मिसिंग आउट कि हमने शायद ये नहीं पढ़ा या वो नहीं पढ़ा। ये बेसिक्स हैं। चौथा एंग्शियस हो जाना प्री वाले दिन। अच्छा, एंग्जाइटी वाली बात तीनों स्टेजेस में है। ओके। मेंस में गलती ये होती है कि अक्सर हम फुल लेंथ टेस्ट लिखने के चक्कर में रह जाते हैं, पर हमें ये समझ नहीं आता वेदर वी आर मिसिंग आउट ऑन द फिजियोलॉजी ऑफ आंसर राइटिंग, कि भाई मैं 3 घंटे मेरे हाथ में दर्द होने लगता है, मैं लिख ही नहीं पाता, ये आपकी कमी है, या आप मेंटली आंसर के बारे में सोच ही नहीं पाते 3 घंटे में। हमें आइडेंटिफाई करना होगा। मुझे ही पता था मुझे लिखने में कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे बैठ के लिखवा लो, मैं महाभारत लिख दूं, आप डिक्टेट करते रहो, मुझे फिजियोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है उस क्वेश्चन को मेंटली सोचने में, टाइमली। तो मैंने मेंटल आंसर राइटिंग करी, वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि A4 साइज सामने, क्वेश्चन सामने, आई एम ब्रेकिंग इट अप एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद माई सेल्फ। इफ दिस इज अ गुड ब्रेकअप, गुड। इफ दिस इज नॉट, आई विल रीड मोर अबाउट इट। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे आंसर्स को एक एक पेज में ऐसे ऐसे करके स्क्रिबल करता रहा। फिर मेरी स्टेज ये आ गई थी मेन से पहले, कोई भी क्वेश्चन अगर है तो मैं दिमाग में ही रखता था, अच्छा इसका इंट्रो ये होगा, इसमें ये डाल देंगे, इसमें ये डाल देंगे, कंक्लूड ऐसे कर देंगे। That's it। और इंटरव्यू में क्या गलती करते हैं? मैम इंटरव्यू में वही गलती कि जैसे ही सेंटर पे पहुंचे सेल्फी ले रहे हैं, ऑलरेडी अपने आप को ओवर प्रेशराइज कर रहे हैं कि नो वी आर गोना बी देयर, वी आर गोना बी देयर। मत करिए प्रेशराइज खुद को और रिलैक्स रहिए वहाँ पे जाके बैठ के। बल्कि मैं तो एक फ़नी नोट आपको और बताता हूँ, मेरे जो शूज़ थे ना, तो उनमें से वहाँ यूपीएससी की फ्लोरिंग में, धौलपुर हाउस की फ्लोरिंग में, उस शूज़ से आवाज़ ऐसी आ रही थी जैसे बच्चों के शूज़ से आती है ना, जो साउंड वाली होती है, पच 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 पच। तो जब मैं वहाँ पे चल रहा था तो सारे के सारे जो थे वो मुझे ऐसे देख रहे थे, कौन आया, और मैंने उसको फनी समझ लिया। मैंने कहा आई एम द किड इन द हाउस, आई विल नॉट टेक टेंशन। और मैं वही पच पच करते हुए, क्योंकि उससे कॉन्शियस भी हो जाते हैं बहुत लोग, तो नहीं? मैं वही पच पच करते हुए इंटरव्यू रूम में गया, वही पच पच करते हुए बाहर आया। तो इंटरव्यू रूम में गए थे तब भी आवाज आ रही थी वो? अच्छा। और मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं मेरी चेयरपर्सन को हंसी भी आई थी जब मैं वहाँ से निकल रहा था कि पच 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 करते, बस लाइटों की कमी है जूतों में। फिर वो ये सिचुएशन हैंडल करना है। हाँ मैम, आई टुक इट पॉजिटिवली। आई एम द किड इन द हाउस, लेट इट बी। दैट्स अमेजिंग। सो कौन सी ऐसी चीज़ है जो यूपीएससी एस्पिरेंट बहुत लाइटली लेता है इस जनरेशन, इस प्रिपरेशन में? मैम आई थिंक मेंटल हेल्थ को बहुत लाइटली लेते हैं। ओके। कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में एक शर्म का फैक्टर रहता है मेंटल हेल्थ, कि भाई नहीं तुम डिप्रेस नहीं हो सकते। जैसे मुझे भी कुछ लोग बोलते हैं जब मैं परेशान हो जाता हूँ, मेरे घर वाले तो नहीं बोलते, पर अभी रिसेंटली मुझे किसी ने बोला कि मैं कभी परेशान हो गया उनके सामने, दे वर लाइक ऐसे कैसे जिला चलाओगे, ऐसे कैसे जिला चलाओगे, तुम्हारे तो हाथ पैर फूल रहे हैं। तो परेशान है तो मतलब इट्स नेचुरल। या दैट पर्सन वाज सेइंग, ही इज आल्सो अ रिलेटिव, तो दैट पर्सन वाज सेइंग इतना एंग्शियस हो गए, कैसे जिला चलाओगे, ये तो जो मम्मी मम्मी कर रहा है, ऐसे कर रहा है ऐसे। आई वाज लाइक कि मैं इसीलिए चला पाऊंगा क्योंकि मैं परेशान हूँ, तो मुझे पता है मैं परेशान सब है, आप भी परेशान हो, सब परेशान है, पर प्रॉब्लम उस इंसान की ज़्यादा बड़ी है जिसको पता ही नहीं है कि उसे मेंटल हेल्थ इशू है। मेरे को अगर होता है तो आई सीक हेल्प। आई थिंक दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। वो ये कि मेंटल हेल्थ को ना ज़्यादा इसको मेंटल हेल्थ को एक डिजीज की तरह मानते हैं हमारी सोसाइटी में। इसको एक नॉर्मल बुखार की तरह नहीं मानते, बिकॉज वी ऑल्सो गेट कोल्ड एंड कॉफ एंड यू नो फीवर। तो वो भी मेंटल है, कभी हमेशा एक तरह से दिमाग नहीं चल सकता ना। समटाइम आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हो, एंग्शियस हो जाते हो, तो इट्स यू नो लाइक इट्स ओके टू टेक हेल्प। करेक्ट। तो वो एक्चुअली राइट, वो बहुत सारे एस्पिरेंट्स से छुपाते हैं, डिस्कस नहीं करते, शेयर नहीं करते चीज़ें। मैम हम देखते हैं जैसे कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स मिलते हैं जिसमें कुछ ऑफिसर्स मिसबिहेव कर देते हैं सिटीजन्स के साथ, और बाद में वही ऑफिसर सॉरी भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है वो नहीं बोलते, दे ऑल्सो फील अपोलोजेटिक अबाउट इट। तो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए हुआ कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हो, आपको एक मेंटल प्रेशर आया, आप उसे एक्नॉलेज नहीं कर पाए समय पे। कोई भी अगर मेंटल प्रेशर है, आप थेरेपी ले लो, क्योंकि आप एक ऐसी पोजीशन पे हो, आपका हर एक्शन कितने लोगों को इम्पैक्ट करेगा। अगर मैं उस पोजीशन में बैठ के गुस्सा दिखाने लगूँ तो मेरा अकेले का नुकसान नहीं है, वो बहुत लोगों को नुकसान देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे अगर मेरे को मेंटल हेल्थ इशू आ रहा है, आई थिंक द बेस्ट पर्सन देयर टू सिट देयर इज कि मेंटल हेल्थ इशू आया, तुरंत जो है सीख कर ली है, फैमिली की कर ली, फ्रेंड्स की कर ली, नॉट नेसेसरली ऑलवेज अ थेरेपिस्ट, बात कर ली किसी से जो आपको समझता है, बस यही है। और जजमेंटल लोगों से दूर रहिए। जैसे मुझे अपने उसी रिलेटिव से बात करके रियलाइज़ हुआ कि अभी रिसेंटली
कि अगर ये मेरी प्रिपरेशन के दौरान मेरे साथ होते, ये ही वुड हैव बीन द पर्सन हु वुड हैव इंश्योर्ड कि मैं कभी ना बनूं। इतना जज कि कैडर यूपी नहीं मिलेगा तो बेकार हो जाओगे, यूपी में करना चाहिए तैयारी, और जो है कि परेशान हो रहे हो तो डिस्ट्रिक्ट कैसे चलाओगे। आई वाज लाइक कि अगर भाई ये मेरी फैमिली का इमीडिएट पार्ट होता ना, ये इंश्योर कर लेता मैं किसी लायक ना बनूं। सही में ऐसे लोगों से सच में बिल्कुल दूर रहना चाहिए। बिल्कुल सारे पॉजिटिव लोगों से घिरे रहो, स्पेशली जब आप ये तैयारी कर रहे हो। एग्जैक्टली मैं लाइफ में भी घिरे रहिए, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी जंग में तो है ही ना। एग्जैक्टली हम तलवार लेके खड़े हैं और वो सामने कह रहा है गन नहीं है तुम्हारे पास। अरे जो है उसमें करेंगे काम। एग्जैक्टली। सो अब तो बस ऑफिसर बनने ही वाले आफ्टर दिस ट्रेनिंग, यू आर ऑलमोस्ट एन ऑफिसर। तो क्या सोचा है आपने, हाउ यू गोइंग टू वर्क टुवर्ड्स दिस सर्विस? मैम अभी तो ये सोचा है कि पहले ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करें। Okay. जो भी पॉजिटिव दिमाग में ट्रेनिंग के लिए एक्साइटेड है आप? आई एम दी लबासना। यस मैम, आई एम एक्साइटेड अबाउट लबासना। वहाँ पे क्या सिखाएंगे, आई एम क्यूरियस अबाउट इट। और जो भी एज अ सिटीजन हम सोचते हैं कि ये करेंगे समाज में, पार्क्स को बेटर कराएंगे ऐसे वैसे, उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये मैं लबासना में सीखना चाहता हूँ। उसके बाद जो फील्ड ट्रेनिंग होती है उसमें कोई कलेक्टर साहब हमें समझाएंगे, कोई और लोग होंगे वहाँ पे, पुलिस ऑफिसर्स होंगे, उनसे सीखने का मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि लेट्स सी हाउ डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली फंक्शंस एंड हाउ आई कैन बी अ पर्सन हु डज नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स बट सॉल्व प्रॉब्लम्स। जैसे आपने बताया था कि आपके जो आपके फादर जी हैं वो भी जो ऑफिसर के अंडर काम करते थे, एंड ही वाज आल्सो इनटू द सर्विस। हाँ, तो आपके फादर जी से मैं ये आई मीन आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपने फादर जी से ऐसी कौन सी क्वालिटीज़, ऑफ कोर्स आपने अपने पापा को काम करते हुए देखा एंड यू रियली एडमायर, जैसे कि आपने बताया मुझे, तो उनसे ऐसी क्या क्वालिटीज़ आप लेकर और इस सर्विस में जाना चाहते हैं और वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो क्वालिटीज़ उनकी? मैम पापा की एक क्वालिटी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि उनके हिसाब से जो सच होता है, सही होता है और गलत होता है, वो उसको बेखौफ होके बोलते हैं। वो इस प्रोबेबिलिटी की विंडो भी ओपन रखते हैं कि हो सकता है कि उनकी समझ गलत है उस चीज़ में, लेकिन उस वक्त जो भी उनकी समझ है वो उसको सीधा सीधा बोल देते हैं कि मेरे हिसाब से ये सही है, ये गलत। उसमें वो नहीं डरते। Okay. अगर आप उन्हें साक्ष्य प्रोवाइड करेंगे, फैक्ट्स प्रोवाइड करेंगे, वो अपनी ओपिनियन चेंज भी करने को तैयार है, लेकिन व्हाइल ही हैज दैट ओपिनियन ही इज नॉट अफ्रेड टू एक्सप्रेस इट। तो लबासना में फिर और मतलब ये जब आप तैयारी कर रहे थे, वो ड्रीम होता है ना, तो आपने भी ऐसे लबासना का पोस्टर या फोन में वॉलपेपर ऐसे लगाया था? नहीं मैम। लगाते हैं ना मैम मैं इसलिए नहीं लगाता था, मुझे लगता था कि काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। ओके। क्योंकि मैं अल्टीमेटली किसी रिजॉर्ट को तो फैंटेसाइज नहीं करूंगा, किसी फिजिकल बिल्डिंग को तो फैंटेसाइज नहीं करूंगा। अभी हम लोग हैदराबाद में जब साथ थे मैम, आपने होस्ट किया था हमारे इवेंट को, तो दैट रिजॉर्ट वाज एज गुड एज लबासना, राइट? हाँ, लेकिन सर्विस को मैं फैंटेसाइज करता था कि जब मैं ऑफिसर बन जाऊंगा तो मैं कैसे बात करूंगा लोगों से, मैं किस तरह की कंडक्ट रखूंगा, मैं कैसे चेंजेस लाऊंगा। मतलब मेरा तो ऐसे ड्रीम रहते हैं कि मैं स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, मैं जो टॉयलेट्स की प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दूंगा। ये एक चाइल्डिश ड्रीम है, डेफिनेटली इसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी जो मुझे अभी नहीं पता, पर ऐसे चाइल्डिश ड्रीम्स हमको मोटिवेट रखते हैं। तो लबासना का पोस्टर तो नहीं था, पर ऐसे थॉट्स जरूर थे। That's the beauty of an officer. Yes, ma'am. Amazing. So और बताइए फिर क्या चल रहा है जिंदगी में? सब अच्छा चल रहा है। और आपकी जो होम टाउन मुरादाबाद, जी। कैसी जगह है? कभी घुमाइए हमें भी। Ma'am, you're most welcome. Moradabad is a good place. It is on the banks of Ramganga River, which is a tributary for Ganga River. Okay. नैनीताल भी पास में ही है वहाँ से। बाय सम लॉजिक आप ये समझ सकती हैं कि वो नैनीताल का बेस टाउन भी कह सकते हो आप। हल्द्वानी ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। ब्रास कैपिटल है तो वहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट रहता है। अभी एक वाइब्रेंसी भी डेवलप हो रही है वहाँ पे, क्योंकि मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी वहाँ पे बहुत काम कर रही है। अभी वहाँ पे शैलेश कुमार सर वाइस चेयरमैन है मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के। ही हैज़ चेंज द कंप्लीट इकोसिस्टम ऑफ हाउ MDA फंक्शंस। तो वो एज अ सिटीजन हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो यही मुरादाबाद की खास बात है। अमेजिंग, बिल्कुल मैं आना चाहूँगी कभी ना कभी वहाँ पे। बिल्कुल आइए। सो इट्स अमेजिंग यार, बड़ा मज़ा आया आपके साथ ऑफिसर्स के साथ बैठ के और उनकी सारी क्वालिटी लेना और ये सारी चीज़ें ग्रैब करना तो मेरी हॉबी है। फीलिंग इज म्यूचुअल। आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू। Oh, thank you so much.
तो बड़ा मज़ा है, मुझे तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करने का। एंड यू आर सच एन अमेजिंग एंड पॉइज्ड पर्सनैलिटी। मैं डे वन से ही मैं देखती हूँ कि इतना ठहराव, क्योंकि मैं ऑफिसर से भी बहुत लोगों से मिलती हूँ, लेकिन इतना ठहराव मैंने पर्सनली अभी तक नहीं देखा किसी ने। Thank यू you so हैव much. यू नो दैट, वो नहीं होता शांत सी, एक पानी होता है बिल्कुल, एक शांत बिल्कुल, तो आप उस उनकी तरह है, जल, एकदम शांत जल। सो इट्स रियली अमेजिंग एंड आई एम वेरी ऑनर्ड कि आप मेरे चैनल पे आए और ये कॉन्वर्जेशन की है। Feeling थैंक is यू सो mutual. मच, Feeling is mutual. थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। Same to थैंक you, यू। ma'am. Thank you so much.